वेस्ट इंडीज के खिलाफ 37 साल के बाद और इस सदी में पहली बार शिकस्त के बाद पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स या ख़ास तौर पर बॉलर्स रहे हैं उमर गुल और शोएब अख्तर, दोनों ने अपने अपने अंदाज में रिएक्शन दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद की है और वजह बताई है कि पाकिस्तान को दर हकीकत शिकस्तें क्यों हुई हैं। और उसके अलावा आज खुद भी मैं आपके लिए अपना एनालिसिस पेश करूंगा कि इस सीरीज़ में दर हकीकत पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी क्या रही है। सीरीज़ के टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर्स पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट बैट्समैनों का बहुत बुरा हाल रहा है। अगर हम इस सीरीज़ का जायज़ा इस बात से लें कि पहला वनडे मैच जिसमें पाकिस्तान ने 280 रन का टारगेट चेस किया, जो कि वहाँ की सरजमीन पर चेस किया जाने वाला सबसे बड़ा टारगेट था पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद अगले दोनों मैचेस में पाकिस्तान टीम एकतरफा तौर पर हारी है। आखिरी मैच में तो इतना बुरा हुआ कि पाकिस्तान टीम 295 रन का टारगेट चेस करते हुए 92 रन पर ऑल आउट हो गई। इतनी बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसमें जो कलीदी किरदार था, एक तो बॉलर्स ने गो के पहले 25 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराई, आखिरी 7 ओवर्स में 100 रन दिए, आखिरी 3 ओवर्स में 52 रन दिए। हमारे हर बॉलर को मार पड़ी, मां सवाए स्पेशलिस्ट स्पिनर इब्रार अहमद के, उन्हें भी आखिरी ओवर में रन पड़े, लेकिन पहले 7 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए थे इब्रार अहमद ने। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर इस पूरी सीरीज़ में बहुत बुरे पिटे हैं। अगर इसके हवाले से बात करें तो उमर गुल ने जो कहा, उनकी वजह, जो शिकस्त की वजह उनके सामने है, उनके नज़दीक है, वो ये है कि हमारे पास प्रीमियर ऑलराउंडर नहीं है। यानी कि एक तरह से वो कह रहे हैं कि रेलू कटे हैं, ना वो बॉलिंग में अच्छे हैं, ना वो बैटिंग में मुस्तकिल मिजाज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि पहले जब हमारी टीम वहाँ जाया करती थी तो हमारे जो ऑलराउंडर थे वो सारे के सारे मुस्तनद ऑलराउंडर थे। अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो कि बैटिंग में भी परफॉर्म करते थे, बॉलिंग में भी परफॉर्म करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं, ना ही वो बॉलिंग में विकेट हासिल कर पा रहे हैं, ना ही बैटिंग में रन्स कर पा रहे हैं। तो यही वो पाकिस्तान की बुनियादी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। अगर उमर गुल की बात मान लें तो मुझे लगता है कि उनका तजिया किसी हद तक सही है। हालांकि मैंने भी ये कहा था कि पार्ट टाइमर जो हैं वो पाकिस्तान की शिकस्तों की बड़ी वजह हैं। वो इसलिए कि इन पार्ट टाइमर से ना ही विकेटें हासिल की जा रही हैं और ना ही वो उस तरीके से हरीफ बैट्समैनों को दबाव में लाते हैं। ठीक है, इकनॉमी के लिहाज से थोड़े से बेहतर रहते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इन ऑलराउंडर्स की वजह से, जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को बुरे दिन देखना पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी टीमें ऑलराउंडर्स नहीं खिलाती हैं। इस वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसने पाकिस्तान को 37 साल के बाद होम सीरीज़ में शिकस्त दी, उसमें सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर थे, बाकी वो भी ऑलराउंडर के साथ ही खेले हैं। गुडाकेश मोती ऑलराउंडर थे, रोस्टन चेस ऑलराउंडर थे, लेकिन वो बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे थे, वो बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स, जिनके एक नाम निहात ऑलराउंडर्स हैं, ना ही उनसे बैटिंग में कुछ होता है, ना ही उनसे बॉलिंग में कुछ हो रहा है, और यही वो पाकिस्तान की शिकस्त की बड़ी वजह है। इसके साथ साथ उमर गुल ने मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तनकीद की कि वो अपने बॉलर्स को, ख़ास तौर पर ऑलराउंडर्स को सही इस्तेमाल ही नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शोएब अख्तर ने तो इससे बढ़कर कहा कि शुक्र करें कि वेस्ट इंडीज़ में मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहा था, पेट कमेंट्स नहीं खेल रहा था, वरना तो उनका बहुत बुरा हाल होना था। शोएब अख्तर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अच्छी बॉलिंग पिच पर हमेशा एक्सपोज होती है, और यही चीज़ वेस्ट इंडीज़ ने की। पाकिस्तान के साथ जो होम सीरीज़ रखी, तीनों मैचेस की जो पिचेस हैं वो ऐसी बनाई जहां पर बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिल रही थी, और इसी वजह से पाकिस्तान ने जदोजहद की। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। साथ साथ माइक हैसन को भी कहा है कि वो एक T20 स्पेशलिस्ट कोच हैं जो ऑलराउंडर के साथ काम चलाते हैं। वहाँ किसी हद तक चल भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, यानी कि वनडे फॉर्मेट में, जहाँ आपने 50 ओवर्स कराने हैं, आप रेलू कटू के साथ पूरे मैचेस नहीं खेल सकते, आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये कहना है शोएब अख्तर का। ये तो खैर उमर गुल का और शोएब अख्तर का अपना तजिया है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में बहुत ही बुरा खेला है। हम सिर्फ ऑलराउंडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यही ऑलराउंडर्स हमें ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाबी दिलवा चुके हैं, साउथ अफ्रीका में भी कामयाबी दिलवा चुके हैं,
इनकी कारकर्दगी बेहतर रही है। लेकिन इस सीरीज़ में ना जाने क्या हुआ है, ऐसे पसे पर्दा क्या कुव्वत है जो किसी को परफॉर्म ही नहीं करने दे रही है। टीम का माहौल ख़राब कर दिया गया है, कोई खिलाड़ी एक दूसरे से मुखलिस नहीं है, आपस का जो एका है वो ख़त्म हो चुका है। और इसी चीज़ का खमियाजा पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद मुसलसल जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप देख लें कि 2020 से लेकर 2022 के T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बेहतरीन T20 टीम थी। वनडे में पाकिस्तान तीसरी बेहतरीन T20 वनडे टीम थी, फतह और शिकस्त के तनासब के अतबार से। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे वेस्ट इंडीज़ से भी हम नहीं जीत पा रहे हैं, बांग्लादेश से हम नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये जो किया धरा है ये हमारी मैनेजमेंट का है, जिन्होंने खिलाड़ियों के अंदर इख्तलाफात पैदा किए, सबको कप्तानी का लालच दिया, एकदम से बगैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की। तो उसका खमियाजा बहरहाल अब हमें भुगतना पड़ रहा है। जो खिलाड़ी हमारे परफॉर्म करते थे उनसे रन्स नहीं हो रहे, ना बाबर आजम रन्स कर पा रहे हैं, ना मोहम्मद रिजवान रन्स कर पा रहे हैं। स्लो या तेज़ बैटिंग की दूर की बात है, अब स्लो खेल कर भी रन्स नहीं कर पा रहे हैं। सैम अयूब से रन्स नहीं हो रहे हैं, आगा सलमान रन्स नहीं कर रहे हैं। तो क्या, और अब्दुल्ला शफीक जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, वो तो मुसलसल हर सीरीज़ के बाद उनको ड्रॉप किया जाता है, फिर 2 सीरीज़ के बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिए जाते हैं। शहजादा फरहान जो कि अपनी रेड फॉर्म में है, बेहतरीन फॉर्म में है, उसको ड्रॉप करते हैं इसलिए कि कहीं अब्दुल्ला शफीक का एतमाद ख़राब ना हो। ये मूम का बना हुआ है भाई, इसका एतमाद, एक खिलाड़ी बेंच पे बैठता है तो इसका एतमाद ख़राब हो जाता है। वैसे ये हर मैच में सेंचुरी बनाता है जैसे। एक अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है हमारे सेलेक्टर्स में, हमारी टीम मैनेजमेंट में। अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं तो इस सीरीज़ में हुआ क्या है कि जो टॉप बैट्समैन हैं, जो 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन किए, उनमें पाकिस्तान का सिर्फ हसन नवाज़ है। शाही होप ने 100 रन किए, 207, जिसमें आखिरी मैच में 120 रन किए, 100 का स्ट्राइक रेट 103 की एवरेज से। रोस्टन चैस जो कि ऑलराउंडर हैं, 138 रन किए, 69 की एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट। ये हैं ऑलराउंडर। अगर आप बॉलिंग में देखेंगे इनकी विकेटें होंगी, बैटिंग में देखेंगे इनके रन्स होंगे। हमारे ऑलराउंडर्स के ना रन्स होंगे ना विकेटें होंगी, लेकिन नाम के ऑलराउंडर्स हैं वो। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर एक हसन नवाज़ ने परफॉर्म किया, या हुसैन तलत ने कम अज़ कम कुछ ना कुछ शो किया, कि स्पार्क शो किया कि मैं रन्स कर सकता हूँ। बाकी की परफॉर्मेंस देखें, रिजवान 3 मैचेस सिर्फ 69 रन, 23 की एवरेज, 63 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच का। ये टेस्ट मैच खेलने आए थे। आगा सलमान ने 62 रन किए, उनसे भी 7 रन कम, कि मैं आगे क्यों बोलूँ, 66 का स्ट्राइक रेट है, 20 की एवरेज है। बाबर आजम 3 मैचेस 56 रन, 18 की एवरेज है, 62 का स्ट्राइक रेट है। ये टेस्ट फॉर्मेट में होता है, ये 62 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचेस 55 रन, 67 का स्ट्राइक रेट, 18 की एवरेज। मोहम्मद नवाज़ जो कि ऑलराउंडर हैं, 2 मैचेस में 28 रन कर सके, 53 का स्ट्राइक रेट। सैम अयूब हमारे एक टांग पे छक्का लगाने वाला बैट्समैन, न्यू लुक शॉट वाला बैट्समैन, 3 मैचेस 28 रन, एवरेज है 9 रन फी इनिंग्स, और स्ट्राइक रेट है 60 का। अब यहाँ पर बंदा फिर क्या कहे, ये पाकिस्तान की कारकर्दगी है। अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से बहुत पीछे रही है। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों ने जहाँ पर 34 के लगभग एवरेज के साथ रन किए, पाकिस्तान की एवरेज, मजमूई एवरेज 22 की रही है। उनकी जानिब से सीरीज़ में 27 छक्के लगे हैं, पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 12 छक्के लगे। उन 12 में से आधे यानी कि 6 छक्के अकेले हसन नवाज़ ने लगाए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है। बॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, पाकिस्तान के बॉलर्स ने 5.53 के मजमूई इकनॉमी रेट के साथ रन दिए, जबकि वेस्ट इंडीज़ के पेसर्स ने 4.66 के रन इकनॉमी रेट से रन दिए। और सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में जो ख़ास फ़र्क था वो जेडन सील्स से। हर सीरीज़ में कोई एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो आपकी फतह का सबब बने। बॉलिंग में जेडन सील्स ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, 3 मैचेस में 10 विकेट हासिल की, फी विकेट के लिए सिर्फ 10 रन दिए, फी ओवर सिर्फ 4 रन दिए, और हर 14वीं गेंद पर विकेट हासिल की। और उनके आधे के बराबर भी कोई दूसरा आधे से आगे नहीं बढ़ सका। तो दूसरा टॉप विकेट टेकर है वो नसीम शाह है, जो कि जेडन सील से आधी विकेट लेने में कामयाब रहा, यानी कि 5। लेकिन जहाँ तक जेडन सील्स ने फी ओवर 4 रन दिए, वहाँ पर नसीम शाह ने 7 रन दिए फी ओवर। और बाकी पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी ने फी ओवर 6.14 रन दिए, 4 विकेट हासिल की। बाकी पाकिस्तान के बॉलर का तो बहुत बुरा हाल रहा ऑलराउंडर्स का, ख़ास तौर पर सैम अयूब, आगा सलमान,
ये विकेट हासिल करने में बुरी तरह फेल रहे। फ़हीम अशरफ को एक मैच मिला, विकेट हासिल नहीं कर सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों इंतहाई ख़राब रही हैं। तो ये अदाद शुमार पाकिस्तान की तनज़ली, पाकिस्तान के क्रिकेट के तारीख बाब के आगाज़ का एक निशानदेही कर रही हैं, एक इशारा कर रही हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इस शिकस्त से क्या सीखती है। क्या टीम के अंदर वही इख्तलाफ, वही धड़ेबाजी, वही हर किसी को कैप्टनसी का लालच देना ये जारी रहेगा, या अभी होश के नाखून लिए जाएंगे। आगे पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद एशिया कप है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम हारी है उनका एतमाद बुरी तरह मुतासर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट किस तरह इस सूरत हाल से खुद को निकाल कर एशिया कप में कम बैक कराती है।